एक ऐसा घर जहां वक्त थम जाता है, सांसें रुक जाती हैं और जहां दाखिल होने का मतलब है मौत को अपने साथ घर ले आना। आज हम जिस कहानी की परतों को खोलने जा रहे हैं वो है 2002 की जापानी हॉरर फिल्म जू-ऑन द ग्रज। लेकिन ये सिर्फ एक कहानी सुनाने जैसा नहीं होगा। हम इसके डीएनए को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। ये फिल्म आखिर इतनी इतनी डरावनी क्यों है? ये सिर्फ कुछ जंप स्केयर्स की बात नहीं है। ये एक ऐसे श्राप की कहानी है जिसका कोई अंत नहीं, एक ऐसा चक्र जो कभी टूटता ही नहीं है। तो हमारा मिशन है इस फिल्म की उलझी हुई आगे पीछे जाती कहानी को समझना। बिल्कुल, और इसका डीएनए समझने के लिए हमें एक बहुत ही खास कॉन्सेप्ट को समझना होगा, उनेरियो। जापानी लोक कथाओं में उनेरियो उन आत्माओं को कहते हैं जो अपनी जिंदगी में सहे गए जबरदस्त गुस्से, दुख या नफरत का बदला लेने के लिए लौटती हैं। अच्छा। और ये आत्माएं किसी एक इंसान से नहीं बल्कि उस जगह से जुड़ जाती हैं जहां उनकी दर्दनाक मौत हुई थी। और जू-ऑन का श्राप असल में एक उनेरियो का ही जन्म है। तो चलिए इसी ओनोरियो के जन्म की कहानी से शुरू करते हैं। इस श्राप की जड़ में है साइकी परिवार, बाहर से बिल्कुल एक आम परिवार। पति ताकेओ साइकी, पत्नी कायाको और उनका छोटा बेटा तोशियो। लेकिन घर की दीवारों के अंदर मतलब एक भयानक तूफान पल रहा था। कहानी में भूचाल तब आता है जब ताकेओ के हाथ अपनी पत्नी कायाको की पर्सनल डायरी लग जाती है। उस डायरी में कायाको ने अपने कॉलेज के दिनों के एक दोस्त शुनसुके कोबायाशी के लिए अपनी दीवानगी और जुनून के बारे में लिखा था। बस वो पढ़कर ताकेओ का दिमाग घूम गया। ईर्ष्या और शक ने उसे इस कदर अंधा कर दिया कि वो एक जानवर बन गया। इसके बाद जो हुआ वो रूह कंपा देने वाला था। ताकेओ ने कायाको पर बेरहमी से हमला किया, उसे इतना मारा कि उसकी गर्दन टूट गई। और ये वजह है उस आवाज की। हाँ, एग्जैक्टली। वही अजीब घुरघुराहट जैसी आवाज जो कायाको की आत्मा के साथ जुड़ी है। पर ताकेओ का गुस्सा यहीं शांत नहीं हुआ। उसने अपने बेटे तोशियो को बाथटब में डुबोकर मार डाला और उनकी पालतू बिल्ली मार को भी खत्म कर दिया। फिर लाशों को घर की अटारी और अलमारी में छिपा दिया। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक डबल मर्डर नहीं था, ये एक ओनेरियो का जन्म था। कायाको की मौत जिस बेबसी, दर्द और बेइंतहा नफरत के साथ हुई, उन भावनाओं में इतनी ताकत थी कि वो मरने के बाद भी खत्म नहीं हुई। वो भावनाएं ही श्राप बन गई। हाँ, वो उस घर की दीवारों में, जमीन में, हवा में बस गईं। वो घर अब सिर्फ एक घर नहीं रहा, वो एक डेथ ट्रैप बन गया जो बस अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा था। और अगला शिकार दरवाजे पे दस्तक देता है। कहानी समय में थोड़ा आगे बढ़ती है और हमारी मुलाकात होती है रिका निशिना से। वो एक सोशल वर्कर है और उसे एक बुजुर्ग महिला साची की देखभाल के लिए उसी साई के घर भेजा जाता है। बेचारी रेखा, उसे पता भी नहीं कि वो कहाँ जा रही है। बिल्कुल नहीं। रेखा जैसे ही घर में घुसती है उसे गड़बड़ महसूस होने लगती है। घर में हर तरफ कूड़ा कबाड़, एक अजीब सी बदबू और दम घोटने वाली खामोशी। तभी उसे ऊपर से कुछ खरोचने जैसी आवाजें आती हैं और फिर सीढ़ियों पर उसे वो दिखता है, एक छोटा सा लड़का, चेहरा बिल्कुल सफेद, आंखें कोयले जैसी काली। और वो बिल्ली की तरह म्याऊ की आवाज निकाल रहा है। तोशियो। वो सीन आज भी देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और बस यही वो पल था, रेखा का श्राप से पहला संपर्क हो गया। जू-ऑन का सबसे डरावना नियम यही है ना? हाँ, एक बार संपर्क हो गया तो आप संक्रमित हो गए। एग्जैक्टली, ये एक वायरस की तरह है। श्राप अब रेखा के परछाई बन चुका था। वो अब उस श्राप के रडार पर थी। अब फिल्म हमें समय में थोड़ा पीछे ले जाती है, उस परिवार से मिलवाने जो रिका के आने से ठीक पहले वहां रह रहा था, तोकोनागा परिवार। अच्छा, तोकोनागा? और कात्सुया, उसकी पत्नी कजुमी और कात्सुया की मां साची, जिनकी देखभाल के लिए रीका आई थी। और जल्द ही कात्सुया को घर में अजीब चीजें महसूस होने लगती हैं। और फिर आता है कजुमी की मौत का वो सीन। उफ, ये किसी भी जंप स्केयर से 1000 गुना ज्यादा डरावना है। ओ हाँ, बिस्तर वाला सीन। हाँ, कजुमी अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी है। अचानक बिस्तर की चादर अपने आप हिलने लगती है और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, चादर के नीचे से अपने लंबे काले बालों के साथ कायाको का भूत रेंगते हुए निकलता है और उसे बिस्तर के अंदर खींच लेता है। हाँ, और सब कुछ इतनी खामोशी से होता है कि वो चीख भी नहीं पाती। वो सीन इसलिए इतना असरदार है क्योंकि वो हमारे सबसे सुरक्षित महसूस करने वाली जगह पर हमला करता है, हमारा अपना बिस्तर। सही कहा। ये दिखाता है कि इस घर में कोई कोना सुरक्षित नहीं है।
लेकिन असली खौफ तो तब शुरू होता है जब हमें पता चलता है कि घर से बाहर निकलकर भी आप सेफ नहीं है। बिल्कुल। काजुमी की बहन हितोमी उससे मिलने घर आती है, लेकिन घर का माहौल देखकर बुरी तरह डर जाती है और वहां से चली जाती है। पर श्राप अब उसके पीछे लग चुका है। हाँ, अब खेल शुरू हो चुका है। और यहां से फिल्म का वो आइकॉनिक सीन शुरू होता है जो शायद जे हॉरर के इतिहास में अमर हो गया है। हितोमी अपने ऑफिस पहुंचती है। उसे लगता है अब वो सुरक्षित है। वो लिफ्ट में जाती है। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा बंद होता है, सिक्योरिटी कैमरे के मॉनिटर पर उसे अपने पीछे एक धुंधली परछाई दिखती है। हर फ्लोर पे। हाँ, लिफ्ट हर फ्लोर पर रुकती है और हर फ्लोर पर उसे तोशियो का भूत दिखाई देता है, जो हर बार पहले से ज्यादा करीब होता जा रहा है। वो घबराकर लिफ्ट से भागती है और सिक्योरिटी रूम में छिप जाती है। उसे लगता है वो बच गई। लेकिन तभी बत्तियां टिमटिमाने लगती हैं और फिर सिक्योरिटी मॉनिटर पर उसे अपने ठीक पीछे कायाको का भूत दिखाई देता है, जो अपनी गर्दन तोड़ने की भयानक आवाज के साथ उसकी ओर रेंग रहा है। खेल खत्म। और यहीं पर यह फिल्म हॉरर के सारे नियम तोड़ देती है। आमतौर पर हॉन्टेड हाउस फिल्मों में क्या होता है? घर से भागो, जान बचाओ। हाँ, यही होता है। पर यहाँ घर सिर्फ एक एपिसेंटर है। श्राप तो एक वायरस की तरह है जो आपके साथ यात्रा करता है। मतलब कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। आपका ऑफिस, आपका घर, लिफ्ट, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। ये श्राप किसी जीपीएस को फॉलो नहीं करता, वो बस आपके पीछे लग जाता है। जब मौतें इस तरह एक पैटर्न में होने लगती हैं, तो जाहिर है पुलिस की एंट्री होती है। डिटेक्टिव योशिकावा, जो इस अलौकिक पहेली को इंसानी तर्क से सुलझाने की कोशिश करते हैं। नामुमकिन कोशिश। और यही फिल्म का एक और जीनियस पहलू सामने आता है। पुलिस तर्क और सबूतों से इस पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन श्राप, मतलब वो तर्क के किसी भी नियम को नहीं मानता। वो एक ऐसी शक्ति से लड़ रहे हैं जिसे समझा नहीं जा सकता। एक बात जो मुझे हमेशा इस फिल्म को देखते हुए परेशान करती है, वो है इसकी टाइमलाइन। नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग। हाँ, कहानी इतनी आगे पीछे क्यों होती है, ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन कब मरा। ये जानबूझकर किया गया है। डायरेक्टर चाहते हैं कि दर्शक भी किरदारों की तरह ही कंफ्यूज्ड और बेबस महसूस करें। अच्छा। हमें कभी भी पूरी तस्वीर एक साथ नहीं दिखाई जाती। हम टुकड़ों में कहानी को जोड़ते हैं, ठीक वैसे ही जैसे वो डिटेक्टिव कर रहे हैं। ये एक भूल भुलैया है, सिर्फ किरदारों के लिए नहीं, हमारे लिए भी। और इस पहेली का सबसे बड़ा टुकड़ा हमें एक फ्लैशबैक में मिलता है। ये उस दिन की कहानी है जब टीचर कोबायाशी टोशियो से मिलने साइकी घर आता है। क्योंकि टोशियो कई दिनों से स्कूल नहीं आ रहा था। हाँ, कोबायाशी जब घर में दाखिल होता है तो उसे टोशियो मिलता है, जो सदमे में है और खून से लथपथ। वो घबरा जाता है। जब वो ऊपर के कमरे में अलमारी खोलता है तो उसके अंदर उसे कायाको की लाश मिलती है। अरे बाप रे! तभी घर का फोन बजता है। फोन पर ताकियो होता है, जो उसे बड़े आराम से बताता है कि वो अभी कोबायाशी के घर पर है और उसने कोबायाशी की गर्भवती पत्नी को मार दिया है। उसके बच्चे को भी। हाँ, और इसके तुरंत बाद कायाको का भूत कोबायाशी को भी मार देता है। ये फ्लैशबैक कहानी के सभी बिखरे हुए टुकड़ों को एक साथ जोड़ देता है। हाँ, ये हमें ताकियो के गुस्से की गहराई दिखाता है। उसका गुस्सा सिर्फ कायाको पर नहीं था। नहीं, बल्कि हर उस इंसान पर था जिससे उसे खतरा महसूस हुआ। बिल्कुल। इस घटना ने श्राप के चक्र को पूरा कर दिया और उसे कई गुना ज्यादा शक्तिशाली बना दिया। अब कहानी वापस रिका पर आती है। जो कुछ भी उसके साथ हुआ, उसके बाद भी रिका जवाब खोजने के लिए दोबारा उसी साइकी घर में लौटती है। शायद उसकी सबसे बड़ी गलती। हाँ, जैसे ही वो घर में कदम रखती है, वक्त मानो टूट जाता है। उसे अतीत की भयानक घटनाएं अपनी आंखों के सामने घटित होती हुई दिखाई देती हैं। वो कायाको की हत्या का पूरा दृश्य देखती है और फिर फिल्म का वो सबसे खौफनाक दृश्य आता है। कायाको का भूत अपनी टूटी हुई गर्दन के साथ सीढ़ियों से नीचे की ओर रेंगता हुआ आता है। उसकी वो घुरघुराहट की आवाज पूरे घर में गूंज रही होती है। रिका को एहसास होता है कि वो भाग नहीं सकती और उस पल उसे ये भी समझ आ जाता है कि वो कायाको के भाग्य को ही दोहरा रही है। पता है, वो जो कायाको की हरकतें हैं वो सीजीआई नहीं है। सच में? हाँ, वो जापानी बूतो डांस थिएटर से प्रेरित है, जो बहुत धीमी, अजीब और अननेचुरल हरकतों पर फोकस करता है। इसीलिए वो इतनी असली और परेशान करने वाली लगती है। और वो आवाज? वो आवाज, डायरेक्टर ने बताया कि उन्होंने इसे अपनी आवाज को एक कंघी पर रगड़ कर रिकॉर्ड किया था। क्या बात है! इसीलिए वो इतनी अजीब लगती है। कायाको रिका को पकड़ लेती है और रिका भी उस अंतहीन श्राप का एक और हिस्सा बन जाती है। फिल्म का अंत रिका की लाश दिखाकर नहीं होता, बल्कि एक नई खामोश कायाको को दिखाकर होता है, जिसके चेहरे पर रिका की झलक है,
घर एक बार फिर खामोश हो जाता है, एक और शिकार को निगलने के बाद। और यही फिल्म का असली सार है। ये फिल्म किसी भूत को हराने या किसी रहस्य को सुलझाने के बारे में है ही नहीं। नहीं। ये एक ऐसी बुराई है जिससे बचा नहीं जा सकता। इस कहानी में कोई हीरो नहीं है, कोई समाधान नहीं है और कोई बच नहीं सकता। रीका मरती नहीं है, वो श्राप का अगला चक्र बन जाती है। एग्जैक्टली। श्राप एक अंतहीन चक्र है जो हमेशा नए शिकारों की तलाश में रहता है। ये चक्र बस चलता रहता है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो युआन सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है, ये एक परिवार की नफरत और बेबसी से पैदा हुए एक उमालियों की कहानी है। एक ऐसा श्राप जो एक वायरस की तरह फैलता है और जो भी इसके संपर्क में आता है उसे नष्ट कर देता है। बिल्कुल। जू-ऑन की स्थायी विरासत यही है कि ये फिल्म इसलिए इतनी डरावनी है क्योंकि ये उम्मीद की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ती। कोई उम्मीद नहीं। ये उस विचार पर आधारित है कि कुछ भावनाएं जैसे क्रोध, दुख और नफरत इतनी शक्तिशाली होती हैं कि वो मरने के बाद भी जिंदा रहती हैं और लगातार तबाही मचाती रहती हैं। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर गुस्सा और नफरत जैसी भावनाएं इतनी शक्तिशाली हो सकती हैं कि वो मौत के बाद भी एक श्राप बन जाएं, तो क्या प्यार या दया जैसी सकारात्मक भावनाएं भी इतनी ही ताकतवर हो सकती हैं? या फिर क्या अंधेरे की गूंज हमेशा रोशनी की आवाज से ज्यादा तेज होती है?